गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द M2M क्लासेज। दोस्तों, आज है 5 मार्च और 5 मार्च के करंट अफेयर्स आप सभी के सामने। देखो, सुबह के फिक्स 6:30 बज चुके हैं और ये जो क्लास होती है आप सभी के सामने 6:30 बजे ही होती है। और जितने भी एग्जाम हैं, जिस किसी में भी करंट अफेयर्स आती है तो सभी के लिए होती है क्लास और काफ़ी यूजफुल होगी आप सभी के एग्जामों के लिए। तो अब देर ना करते हुए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब न्यूज़ों को समझने से पहले कुछ मार्च माह के जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि देखो, पहला है इसमें 1 मार्च को। तो देखो, 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी शून्य भेदभाव दिवस। तो ये दोनों मनाए जाते हैं 1 मार्च को। और देखो, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस यानी राष्ट्रीय रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 मार्च को। और देखो, 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है? आपने पढ़ा होगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो ये 1972 का है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का। और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी ये 3 मार्च को मनाने की, ये 2014 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, याद रखना। और यानी जो भारत में वन्यजीव हैं उनकी रक्षा के लिए इसको मनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 2014 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। देखो, एक तो हो गया ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 का। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन अधिनियम कब का है, वन संरक्षण अधिनियम कब का है? ये तो वन्यजीव हो गया, तो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का। याद रखना, अंतर है इन दोनों में। एक है वन संरक्षण अधिनियम 1980 का और एक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। याद रखना। जैसे आपने 6 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा होगा, जो 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसी के तहत जीव जंतुओं और वनस्पतियों को 6 अनुसूचियों में बांटा गया था। जैसे कि 1 से 4 तक तो जानवरों का शिकार, उसकी तस्करी या फिर अवैध व्यापार को प्रतिबंधित किया गया था 1 से 4 अनुसूची के अंतर्गत। और जो 5वीं अनुसूची थी उसमें कुछ ऐसे जानवरों को रखा जो सूचीबद्ध किए, यानी समझ सकते हो उनका शिकार कर सकते हैं, जैसे चूहा, छछूंदर वगैरह, जो कोए वगैरह जो होते हैं। और जो 6वीं अनुसूची है वो स्पेशली वो संबंधित है सूचीबद्ध जो पौधे और जो उनकी उपप्रजातियां हैं उनसे, उनका व्यापार नहीं किया जा सकता है, ना संग्रहण किया जा सकता है और ना खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये दोनों अधिनियम जो हैं। तो देखो, 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं, सभी को पता होगा राष्ट्रमंडल खेल किन किन देशों के मध्य होते हैं। तो समझ सकते हो, वो देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों तो वही सदस्य हो सकते हैं इसके राष्ट्रमंडल खेलों में, याद रखना। और देखो, 10 मार्च को मनाया जाता है CISF स्थापना दिवस और 11 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व किडनी दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व किडनी दिवस। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, आप इसे याद ना करो तो कोई बात नहीं, इसे काट दो, ठीक है। और देखो, 14 मार्च को मनाया जाता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये स्टार है, ये याद कर लेना। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो दोस्तों, अब देखते हैं पहली न्यूज। हाल ही में प्रो कबड्डी का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी का 10वां सीजन हुआ है अभी हाल ही में, उसको किसने जीता है? तो देखो, बता दूं, पहला जो सीजन खेला गया था प्रो कबड्डी का, ये 2014 में खेला गया था। कब? 2014 में। उसी हिसाब से देख सकते हो, हर साल खेली जाती है ये, तो उसी हिसाब से 2024 में इसका 10वां सीजन खेला गया है, 23-24 में। ठीक है, जो पहला हुआ था उसको जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। ठीक है, पहले को किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। और ये जो अब इसका 10वां संस्करण हुआ है तो इसके बारे में बता दूं आपको, इसको जीता है पुनेरी पल्टन ने। किसने? पुनेरी पल्टन ने जीता है इस प्रो कबड्डी जो है इसके 10वें सीजन को। इसमें जान लो कि पहला सीजन इसका 2010 में हुआ और इसमें सफल टीम कौन सी रही थी? पटना पाइरेट्स। लेकिन आप इसमें इतना याद रखना कि पहला जो सीजन खेला गया था 2014 में, उसको जीता था जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ठीक है, याद रखना। और देखो, ये पटना सफल टीम रही है, ये याद ना रखो तो भी कम चल जाएगा। और ये याद रखना, 10वें सीजन में जीती है प्रो कबड्डी को पुनेरी पल्टन और ये 9वें संस्करण में उपविजेता रही थी और 9वां संस्करण जीता था जयपुर पिंक पैंथर्स ने, याद रखना इसको भी।
ठीक है। और देखो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में ये इंडिया ने जीती है, ईरान को हरा दिया था इसमें। किसको? ईरान को हरा करके इंडिया ने जीत लिया था एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को। और देखो ये जो कबड्डी विश्व कप है 2025 में, ये इंग्लैंड में खेला जाएगा। कहाँ पर? इंग्लैंड में खेला जाएगा। कबड्डी का भी विश्व कप भारत ने ही जीता है। इसमें फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वर्ल्ड कप के कबड्डी के फाइनल में। और ये जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी इसमें भारत ने ईरान को हराया था, याद रखना। अब देखते हैं दूसरी न्यूज। हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है? तारकसी को जीआई टैग किस राज्य की है? ये चांदी जो है, चांदी तारकसी, इसको जीआई टैग मिला है। देखो जीआई टैग के बारे में बता दूं, जीआई टैग जो अधिनियम है ये 1999 का है, याद रखना। और सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो असम की दार्जिलिंग यानी दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था ये जीआई टैग जो दिया गया था। और देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ना कि असम में। मैं जल्दी में बोल गया असम, तो याद करना ये दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में पड़ती है। और इसी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। 1999 का अधिनियम है। और ये इसमें देखो पेटेंट जो दिया जाता है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, और अधिनियम जो है ये 1999 का है। और जीआई टैग जो होता है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग कितने टाइम के लिए? 10 वर्ष के लिए। और पेटेंट दिया जाता है 20 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखो ये चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा की है। कहाँ की? उड़ीसा की है, उड़ीसा की। इसके अलावा देखो लांसिया सोरा पेंटिंग्स भी है, कोरापुट, ये काला जीरा, ये जीआई टैग भी उड़ीसा के पास है। सिमलीपाल काई चटनी, ये भी जीआई टैग है इसकी के पास, उड़ीसा के। देखो उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान भी हैं दो, जैसे एक है सिमलीपाल, एक है भीतरकनिका। ये पूछे जाते हैं दोनों, सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो उड़ीसा में पड़ते हैं दोनों। और देखो खजूरी गुंडा, ये ढेकनाल, ये सभी देख सकते हो, ये उड़ीसा को ही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पास देखो तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, कोनुनिया चावल, सुंदरबन शहद, ये सभी पश्चिम बंगाल के पास हैं। और देखो सुंदरबन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों नदियां बनाती हैं उस सुंदरबन को। और उसको सुंदरबन का डेल्टा ही क्यों कहते हैं? देखो उसके जो डेल्टा है उसमें सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में यानी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, तो उसी वजह से उसका नाम पड़ा है सुंदरबन का डेल्टा, याद रखना। और देखो अरुणाचल प्रदेश के पास भी जीआई टैग है, ये जो आपके सामने दिए हुए हैं ये सभी देख सकते हो। इसमें देखो चावल यानी कपड़ा, खामती कपड़ा यानी चावल, सिंगफो चाय, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुजरात के पास देखो इसमें कच्ची खरेख, ये जीआई टैग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और देखो ये जम्मू कश्मीर के पास है रामबन अनारदाना। इसके अलावा केसर का जीआई टैग भी जम्मू कश्मीर के पास है। एक है हाथी मिर्च, हाथी मिर्च का जीआई टैग है मणिपुर के पास, काफ़ी पूछा जाता है, ये मणिपुर के पास है। इसके अलावा काला चावल जो है यानी चक्काहाव भी कह सकते हो उसे, वो भी मणिपुर के पास है। एक है आपका मिथिला मखाना और मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों बिहार के पास हैं। और देखो महोबा का पान है, ये उत्तर प्रदेश के पास है महोबा का पान। और कांगड़ा चाय भी पूछी जाती है, ये हिमाचल प्रदेश के पास है। इसके अलावा सफ़ेद मिर्च का जीआई टैग भी याद रखना, सफ़ेद मिर्च का जीआई टैग है महाराष्ट्र के पास। टेराकोटा भी गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के पास है। तो ये महत्वपूर्ण जीआई टैग बता दिए मैंने आप सभी को। तीसरी न्यूज़ देखते हैं अब। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो देखो ये मनाया गया है 4 मार्च को। कब? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो मैंने बता ही दिया आपको। चौथी न्यूज, हाल ही में रूस के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया है? इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को, तो देखो काफ़ी अच्छा उपग्रह है, ये रूस के द्वारा भेजा गया है। तो किस देश का है? ये ईरान का है। किसका? ईरान का भेजा गया है। देखो ईरान में ये 2 मरुस्थल पढ़े होंगे आपने, दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर, ये दोनों कहाँ पर हैं? ईरान में। और देखो रब उल खाली मरुस्थल कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल पड़ता है, वो ठंडा मरुस्थल है। सहारा है, अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा है। और आपका उसमें ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ते हैं, जैसे कि एक है उसमें ऑस्ट्रेलिया में, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल भी है। एक ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी है। इसके अलावा ग्रेट सैंडी भी है, ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ते हैं। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, याद रखना।
और उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अब देखो इसमें बता ही दिया मैंने। 5वीं न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विश्व बैंक जलवायु निधि को पाने वाला भारत का पहला राज्य। और देखो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944-45 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। अब देखो इसमें ये विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला पहला देश कौन सा है और राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और देखो विश्व बैंक से एक और चीज़ बता दूं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो हुआ था 6 नदियों को लेकर के, जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो नदियां हैं उसको लेकर के समझौता हुआ था 1960 में। कब? 1960 में। और उस समझौते के तहत देखा जाए तो देखो ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% प्रयोग करेगा पाकिस्तान, 20% मात्र करेगा भारत उपयोग। और जो नीचे वाली हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों का भारत करेगा 80% और पाकिस्तान 20%। ये जो समझौता है अभी तक कायम है और चलता ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखो अब इसके बारे में और जानते हैं डिटेल से कि वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। मार्मुगांव जो बंदरगाह है वो गोवा में ही पड़ता है, और जो ये पड़ता है पश्चिमी तट पर पड़ता है भारत के, याद रखना गोवा। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। अब देखो इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्यवाही के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। उद्देश्य है इसका कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं अब इसमें। तो देखो ये PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। एक है हेरिटेज ऑफ गोवा, एक है व्हेन पैरल लाइन मीट, एक है एंटी प्रिय कविता काल। और देखो गोवा के मानुकाराद आम को, गोवा बेबिंका, गोवा के काजू को GI टैग मिल चुका है। तो ये सभी गोवा के GI टैग हैं। मानुकराद आम को और गोवा बेबिंका को और गोवा के काजू को GI टैग मिल चुका है, याद रखना गोवा के पास है ये। और देखो किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो ये गोवा में ही मनाया गया है। और गृह आधार योजना भी गोवा से ही संबंधित है। रेबीज मुक्त पहला राज्य भी गोवा है, याद रखना। रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और हर घर जल वाला भी गोवा है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF सुविधा शुरू करने वाला भी पहला राज्य है गोवा, याद रखना। सभी सरकारी अस्पतालों में IVF फ्री सुविधा देने वाला पहला राज्य गोवा है। और ग्रामीण मित्र योजना का संबंध भी इसी से है। और जो मैंने अभी बताया मार्म गोवा जो एयरपोर्ट है वो भी गोवा में ही पड़ता है। मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है ये मोपा एयरपोर्ट जो है। और देखो इसमें एक सेकंड, ये जो 37वें नेशनल गेम्स हुए ये भी गोवा में हुए थे 2023 में। और इसका मैस्कॉट क्या था? मोगा। और देखो गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था कब? 1961 में। और ये ऑपरेशन जो चला था उसका नाम था विजय। पूछा जा सकता है कि गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए 1961 में जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? तो विजय नाम था, याद रखना। और देखो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन ये गोवा की राजधानी पणजी में हुआ 2023 में। और सिग्मो फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल, ये दोनों ही मनाए जाते हैं गोवा में। ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है सिग्मो फेस्टिवल जो ये गोवा में मनाया जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझना। और देखो भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है गोवा में। कौन सा भगवान नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, ये गोवा में ही पड़ती है। सलीम अली को बर्डमैन भी कहा जाता है, याद रखना। अब देखते हैं 6वीं न्यूज। हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये अभ्यास किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में किया गया है इसका समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन। तो देखो इसमें कुछ और बता देता हूँ आपको मैं। युद्ध अभ्यास
देखो अधिकतर जो पूछे जाने की संभावना रहती है वही युद्धाभ्यास बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से समझ लो। जैसे कि एक है काजिंद। काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य में थल सेना का युद्धाभ्यास है, याद रखना। और सूर्य किरण तो भारत का पड़ोसी है, नेपाल के साथ ही होता है। सूर्य किरण जो होता है भारत और नेपाल के मध्य होता है। देखो गरुड़, गरुड़ किसके साथ होता है? गरुड़, शक्ति, वरुण, ये सभी फ्रांस के साथ होते हैं। अगर इसके गरुड़ के पीछे शक्ति लगा दो, वरुण के पीछे शक्ति लगा दो, यानी गरुड़ शक्ति, गरुड़ और वरुण शक्ति, ये दोनों होंगे किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। और देखो मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है, वो क्वाड के जो देश हैं उन सभी के साथ होता है। एक है आपका सिम्बेक्स, ये जो सिम्बेक्स है ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, याद रखना। और एक है सिलिनेक्स, सिलिनेक्स याद रखना, वो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। एक देखो टाइगर ट्रंप है, ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है, क्योंकि जो ट्रंप थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उसी हिसाब से याद कर सकते हो। और एक है देखो वज्र प्रहार, वो भी पूछा जाता है, भारत और अमेरिका के मध्य ही होता है। गार्जियन भी होता है भारत और सी गार्जियन होता है भारत और जापान के, उसके चीन के मध्य होता है सी गार्जियन जो होता है, याद रखना। और देखो एक बोंगो सागर भी पूछा जाता है, तो वो होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य। धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के मध्य। देखो गार्जियन में कंफ्यूज मत होना, धर्म गार्जियन जो होता है भारत और जापान के मध्य होता है। और सी गार्जियन होता है चाइना के साथ, तो सी गार्जियन से समझ सकते हो, सी में चाइना में सी आती है स्टार्टिंग में, तो उसी हिसाब से, ठीक है। तो सी गार्जियन होता है चाइना के साथ, ठीक है। और सी, और क्या बताऊं इसमें, तो इतने ही समझ लो, और कुछ है और आप देख लेना। कोंकण भी पूछा जाता है, एक कोंकण युद्ध अभ्यास हो रहा है, वो इंडिया का ब्रिटेन के साथ होता है, ठीक है, ब्रिटेन के साथ। देखते हैं अब, ये पहला यूईएफए विमेंस नेशंस फुटबॉल लीग्स 2023-24 का खिताब किसने जीता है? इसे आप देखना, ये फीफा है या फिर यूईएफए है। ये विमेन नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है किसने? स्पेन ने, स्पेन ने जीता है, ठीक है। देखो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023, ये मैरी इयरप्स रही हैं, इंग्लैंड की हैं। ये कौन? मैरी इयरप्स, इयरप्स। और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर कौन सी है? मैनचेस्टर सिटी है। ये फुटबॉल के अवार्ड हैं जो लीग में जो प्रतियोगिता होती हैं उन सभी के लिए। और ये 20वीं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023, तो इसको जीता है सऊदी अरब का, सऊदी अरब में हुआ है, इसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। बैलन डी ओर अवार्ड ये लियोनेल मेसी ने जीता है। और महिलाओं में एटाना बोनमार्टी ने, ये स्पेन की हैं। 2023 में फीफा जो अंडर 17 मेंस वुमेन हुआ था, वर्ल्ड कप जो हुआ था फीफा का अंडर 17 का, इंडोनेशिया में हुआ था, उसको जीता था जर्मनी ने। जर्मनी और फ्रांस, शायद जर्मनी ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, 22वें नंबर का, ये कतर में हुआ था। और इसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। इसको फ्रांस को हरा दिया था अर्जेंटीना ने इसमें, ठीक है। और ग्लोबल इस देखो विश्व कप के, जो फुटबॉल का विश्व कप हुआ इसके बारे में दोबारा जानो कि ये मेंस का हुआ 2022 में, और 22वें नंबर का हुआ, कतर में हुआ, और इसको जीता अर्जेंटीना ने, उपविजेता रहा इसमें फ्रांस। देखो इसमें अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो जैसे कि गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया किलियान मेम्बापे, ये शायद फ्रांस के ही हैं। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया एलियानो मार्टिनेज को, ठीक है। 2023 फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों की संयुक्त मेजबानी में किया गया था 2023 फीफा महिला विश्व कप। और इसको स्पेन ने जीता, इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा। 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना में हुआ, उरुग्वे इसमें विजेता रहा और इटली उपविजेता रहा, ठीक है। इंटरनेशनल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में हुआ, इंटरनेशनल फुटबॉल कप भुवनेश्वर में नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में हुआ। भारत ने जीता इसको लेबनान को हरा करके। और 76वीं संतोष ट्रॉफी को कर्नाटक ने जीत लिया है, मेघालय को हरा दिया इसमें, मेघालय को हरा करके। और 132वीं जो डूरंड कप हुआ
ये फुटबॉल के हैं सभी, याद रखना। इसमें मोहन बगान ने जीता और ईस्ट बंगाल को हरा दिया था इसके फाइनल में। देखो 132वां जो डूरंड कप हुआ है फुटबॉल का, उसको मोहन बगान ने जीत लिया ईस्ट बंगाल को हरा करके। 76वीं संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता है भारत ने। और जो 2023 में अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसको उरुग्वे ने जीता है। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप हुआ, इसको स्पेन ने जीता है, याद रखना। और फीफा विश्व कप जो हुआ था 22वें नंबर का कतर में, उसको अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीत लिया। ठीक है, तो इतना ही समझ लो। अब देखते हैं 8वीं न्यूज है। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो मैंने अभी बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही है कि 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और ये जो अधिनियम है ये 1972 का है, याद रखना। आगे देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पीएम मोदी के द्वारा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो देखो ये झारखंड में किया गया है, झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। देखो झारखंड के बारे में बता दूं, आपने जैसे बोकारो स्टील प्लांट के बारे में भी सुना होगा, जिसको रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो वो झारखंड के बोकारो में ही स्थित है, दामोदर नदी के तट पर है। और वो जो बना था वो 1964 में स्थापित किया गया था, याद रखना। कब? 1964 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और जैसे एक है भिलाई स्टील प्लांट, वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखो भिलाई ई आ रहा है उसमें, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो छत्तीसगढ़। और ये भी सहयोग से रूस के से बना था, लेकिन ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक तो आपका भिलाई बना छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट, इसके अलावा एक राउरकेला में बना था जो जिसमें सहयोग किया था जर्मनी ने, 1959 में बना था वो भी। और वो बना था राउरकेला में, उड़ीसा में, याद रखना। और एक आपका दुर्गापुर में बना था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था पश्चिम बंगाल में। तो उसी हिसाब से देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है पश्चिम बंगाल क्षेत्र, तो उस हिसाब से भी समझ सकते हो कि पश्चिम बंगाल में जो दुर्गापुर बनाया गया वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था स्टील प्लांट दुर्गापुर में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है, ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं ये जो स्टील प्लांट वगैरह जो होते हैं। देखो पहला लैब, इसके बारे में देखो, नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? झारखंड में। देखो पहला लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, किसने बनाया इसको? फ्रेडरिक वेहलन ने 1828 में बनाया था सबसे पहले। और पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहाँ लगाया गया? ये कलोल, गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला लिक्विड यूरिया प्लांट कहाँ पर लगा है? तो कलोल में लगा है, और गुजरात के कलोल में। और देखो यूरिया गोल्ड, ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है। इसकी खूबी है ये यूरिया गोल्ड की, ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है। और इसे पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया है। देखो यूरिया गोल्ड को कहाँ लॉन्च किया है? राजस्थान के सीकर में। और पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहाँ है? कलोल, गुजरात में। और जो पहला यूरिया बना था वो फ्रेडरिक वेहलन ने बनाया था। किसने? फ्रेडरिक वेहलन ने बनाया था, याद रखना। तो अब देखो इसके बारे में कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है धनबाद में। और आदिवासियों और दलितों के, ये मतलब झारखंड का है धनबाद, याद रखना। आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की आयु कितनी रहेगी? 60 वर्ष से घट करके 50 वर्ष। अबुआ वीर दिसोम अभियान, अबुआ आवास योजना, सरहुल फेस्टिवल, श्रवणी मेला, ये सभी झारखंड से ही संबंधित हैं। सरहुल फेस्टिवल, श्रवणी मेला, झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू। ये बोकारो इस्पात प्रांत बता दिया मैंने, बोकारो स्टील प्लांट, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, देश का सबसे बड़ा एचसी परिसर बनकर तैयार हुआ रांची में। और झन्नी योजना पोर्टल, ये सभी झारखंड में ही है। और झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। और बेतला नेशनल पार्क, ये बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ है? झारखंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। देवघर हवाई अड्डा कहाँ है? झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है रांची से 23 सितंबर 2018 से। ये महत्वपूर्ण योजना है, याद रखना। कब से शुरू हुई? 23 सितंबर 2018 से, इसकी डेट भी पूछी जाती है। और ये झारखंड से ही शुरू हुई है। और देखो झारखंड का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा है?
जामताड़ा झारखंड का, याद रखना। तो मैंने झारखंड के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। और देखो ये भी देख लो, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये भी धनबाद में है, और सेंट्रल कोल फील्ड हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका रांची में है। अब आज की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वसुरात पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण कहाँ किया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना बता दूं आप सभी को, देखो क्या बताऊं, इसके सामने ही लिखा हुआ है सब कुछ। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो हैं इसके समीर वी कामत हैं, याद रखना। डीआरडीओ काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है भारत की। तो देखो डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वसुरात पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली बनाई है, और इसका परीक्षण कहाँ किया है, चांदीपुर रेंज से किया है, चांदीपुर से, याद रखना, चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर से। और देखो ये भी पूछा जाता है कि इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है डीआरडीओ का, तो ये है वलस्य मूलम विज्ञानम, याद रखना, वलस्य मूलम विज्ञानम, ये शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और ये क्या है, ये जो बनाया है क्या नाम, वसुरात जो बनाया है, इसका मतलब क्या है, वसुरात पोर्टेबल जो हवाई रक्षा प्रणाली है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये 5 मार्च के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं फिर 6 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो शेयर भी कर दो दोस्तों के बीच। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, बाय।